हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, कल जो टेस्ट हुआ था उसका जो हिंदी वाला पार्ट था वो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा हार्ड है, समझ नहीं आ रहा है। तो हिंदी में तो हार्ड कुछ नहीं होता है, हिंदी ही नहीं आती है तो बाकी क्या आएगा आपको। चल, तो मैंने बोला कि मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं भाषा परीक्षण। और इसका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट कल हो गया था, उसका वीडियो अपन कर देंगे 5 बजे लाइव में। और बाद में मैथ की भी क्लास होगी 6 बजे, और 7 बजे आपका टेस्ट आएगा व्हाट्सएप पर। और अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो आगे पढ़ते हैं भाषा परीक्षण हिंदी वाला। इस खंड में 4 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आपका अनुच्छेद देखना है, फिर प्रश्न पूछेंगे आपसे, फिर उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इसमें से केवल एक उत्तर सी सही है। आपको देखना है वो कौन सा उत्तर सही है, उसी का आंसर आपको देना है। देखते हैं, पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। ठीक है। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहता। जो दूसरों की भलाई करता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। खुद का काम खुद को ही करना पड़ेगा। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। जिसको काम करना होता है वो समय पर अपना कर लेता है, जो काम चोर होता है वो नहीं करता है। जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। पारंगत का मतलब है आपको जो भी काम अच्छा लग रहा है, आपको किसी को कोई पेंटिंग अच्छा होगा, किसी का म्यूजिक अच्छा होगा, किसी का पढ़ना अच्छा होगा, तो वो उसी में ही आगे प्रगति करेगा दूसरों से बेहतर तरीके से। अगर एक किसी को म्यूजिक अच्छे से आता है तो बाकी वालों की तुलना में वो म्यूजिक में अच्छा प्रदर्शन करेगा। स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने आप महान बना लिया है। ठीक है, वो बंदे खुद अपना काम करते थे, दूसरों पर नहीं ढाल देते थे। अब्राहम लिंकन एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, जो स्वावलंबन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अपने ही खुद के बल पर स्वावलंबन, खुद के स्वयं के बल पर। मैकडोलन नामक एक मजदूर परिश्रम से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। वो पहले मजदूर था, फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। हमारे देश में ऐसे महापुरुषों से आदर्शों की कमी नहीं है। श्री लाल बहादुर शास्त्री एवं नितांत गरीब घर में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बनकर दिखाया दिया। जैसे अपने मोदी जी को देख लीजिए, पहले चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री है भारत के। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया। देखो, आप भी सब कुछ कर लेते हो। आप अभी पढ़ रहे हो, बाद में नवोदय में सेलेक्ट हो जाओगे, नवोदय में सेलेक्ट होने आप आईएएस बन जाओगे, फिर आप खुद के दम पर ही करोगे ना। अभी आप खुद नहीं पढ़ोगे, दूसरों को बोल दोगे कि वो पढ़ रहा है ना, मेरे क्या ज़रूरत है, तो वो ही आगे जाएगा, तू नहीं आगे जाएगा। ठीक है, इसलिए खुद को खुद करना पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। उन्नति का आधार और आत्मविश्वास का प्रतीक क्या है? उन्नति का आधार और आत्मविश्वास का प्रतीक बता दिया था, आत्मनिर्भरता है। यहाँ पर देख लेते हैं। आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। यहाँ पर डी ऑप्शन। जिसने भी गलत किया है वो करेक्ट कर ले अपना, और जिसने सही किया है उसके लिए वेरी गुड। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? सदा दूसरों पर निर्भर रहना, दैनिक जीवन के सभी काम स्वयं करना, आवश्यकता पड़ने पर मुंह मोड़ना, आलसी जीवन व्यतीत करना।
ये देखो, ये तो आप अपने खुद के ऊपर आप व्यतीत करोगे ना, तो इसका भी आंसर आपको मिल सकता है। सदा दूसरों पर निर्भर रहना, मैंने वहाँ पे बताया ना, स्वावलंबन होना, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, खुद का काम खुद ही करता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दैनिक जीवन में सभी काम स्वयं करना, दैनिक जीवन के सभी काम स्वयं करेगा ना तो आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर मुंह मोड़ना, मुंह क्यों मोड़ना है, अपना काम अपन खुद कर लेंगे, फिर दूसरों को क्यों निर्भर रहना, दूसरों पर निर्भर रहेगी ना तो वो नहीं करेगा तो फिर मुंह मोड़ कर बैठे रह जाओगे, तो सी भी नहीं होगा। आलसी जीवन व्यतीत कर, आलसी बन जाओगे तो कुछ काम कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका सीधा सा बता देते हैं, दैनिक जीवन के सभी काम स्वयं करना। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी आपको अगर समझ नहीं आता है तो आपकी गलती है। देखो, अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। ठीक है, दैनिक जीवन के सभी काम करना खुद को है। आगे देखते हैं, ये क्या कहाँ चला गया, आगे देखते हैं। कर्मवीर व्यक्ति क्या करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, शारीरिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, मानसिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। देखो, दुरुपयोग का मतलब होता है कि उनका सही तरह से उपयोग नहीं करना, दुरुपयोग हो जाता है। सदुपयोग, समय का सदुपयोग, समय का सही ढंग से उपयोग, इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो समय का सही ढंग से प्रयोग करते हैं। देखो, अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, अपने सभी के पास टाइम 24 आवर ही रहता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ठीक है, तो काम तो सबको होता है, घर का भी काम करना पड़ता है, खुद को भी पढ़ना पड़ता है, दूसरों को भी पढ़ाना पड़ता है, या और कोई अदर एक्टिविटी भी होता है उसका, तो वो भी करना पड़ता है। उसमें होते तो 24 ही आवर है, आपके पास भी उतने ही है, मेरे पास भी उतने ही है, आपको उतना पढ़ना है, हमको उतना पढ़ाना है, अदर एक्टिविटीज भी करनी है। तो ये ध्यान रखना कि समय का सही तरह से सदुपयोग करना आना चाहिए, कौन से टाइम पर क्या काम करना है, कौन से टाइम पर क्या काम करना है। इसलिए आपके लिए ये फॉलोइंग बनाया गया है, आपके लिए ये टाइम टेबल, उसको फॉलो करना आपको आना चाहिए। टाइम टेबल आप आपके हिसाब से बनाया है, आपको इतने बजे से इतने बजे स्कूल जाना होता है, इतने बजे आपका वर्क होता है, इतने बजे आपकी क्लास लगेगी। आगे देखते हैं 64, स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण कैसा होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप खुद काम करोगे तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, काम करने के लिए एक्टिव रहेगा, और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। तो ये नहीं होगा अस्वस्थ, है ना, अस्वस्थ नहीं, आप अगर काम करोगे खुद के बल पर तो आपका मानसिक लेवल बढ़ता जाएगा। आप ऐसे सोच रहे हो कि हम कुछ चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन माइंड, एक दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसका आप जितना भी ज़्यादा आप उपयोग करोगे ना तो उतना ही आपका तेज बढ़ेगा माइंड। ठीक है, तो इसलिए मानसिक रूप से अस्वस्थ आप नहीं होगे खुद पर, शारीरिक रूप से अस्वस्थ। देखो, आप अगर काम कर रहे हो, कहीं पर भाग दौड़ कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपका शरीर मेंटेन रहेगा, नहीं तो खा पी कर एक जगह बैठे रहोगे ना, सोते रहोगे तो आपका शरीर फूल जाएगा, तो अस्वस्थ हो जाएगा, फिर बीमारियां आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ये हो जाएगा, दोनों काम करोगे ना तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे दोनों से, वो माइंड भी एक्टिव रहेगा और शरीर भी बैलेंस में रहेगा। तो लास्ट वाला भी नहीं होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको यहाँ पर पैराग्राफ में। आप बोल रहे होंगे कि सर तो ऐसे ही अपने हिसाब से बताते रहते हैं, लेकिन मैं रियल बात जो आपने पढ़ा था वही है। देखो, स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। यहाँ पर आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं अदर कोई नहीं, कुछ नहीं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर तो कहीं से उठा के लेके आते हैं, ये नहीं है, ये जो वहाँ पैराग्राफ में पढ़ा था वही है। इसको बस थोड़ा आपके आपके लिए समझाने के लिए इसे बोल रहा हूँ। ठीक है, स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बनकर दिखाया है, किसने बनकर दिखाया है भारत के। देखो, मैकडोनल्ड ने, अब्राहम लिंकन ने, ओबामा ने, ये तीनों भारत के है ही नहीं, ये विदेशी व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भारत मूल के है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भारत का दिया हुआ है, भारत का लाल, तो कौन सा हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। आगे इधर भी देख सकते हैं,
श्री लाल बहादुर शास्त्री एक नितांत गरीब घर में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल और भारत का बहादुर बनकर दिखाया। तो यहाँ पर सीधा सा आ गया है लाल बहादुर, ये बार बार क्या आ जाता है, लाल बहादुर शास्त्री आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इसमें आपको क्या कन्फ्यूजन होगा, क्या कठिनाई आपकी? मेरे को तो कुछ नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ कठिनाई भी आई होगी या कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2। ठीक है, इसमें 4 अनुच्छेद आएंगे आपके 20 नंबर के, तो अनुच्छेद नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक अध्यापिका और लड़के लड़कियों से भरी कक्षा में मुझे अकेलापन महसूस हुआ। मतलब ऐसे लग रहा है पूरी क्लास है और मैं अकेला बैठा हूँ। ठीक है, अध्यापिका हंसती हुई मेरे निकट आई। ठीक है, ये आप अपने ऊपर लेके सोल्व करना। ठीक है, आप खुद को महसूस करोगे ना यहाँ पर, तो आपका जल्दी सोल्व होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसने प्यार से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, और ऐसे सोचना कि मुझे पूछा कि मेरा नाम क्या है। अभयंकर अभयंकर आगे डैश मैं फुसफुसाया। उसके उपरांत मैं फुसफुसाया मतलब हंसा। जोर से बोलो, सॉरी, फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बोला कि मेरा नाम हरीश है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। ठीक है, जोर से बोलो जिससे कि मैं सुनूं। वो धीरे धीरे बोला, पूरी क्लास भरी हुई थी तो सुनाई नहीं दिया, तो उसने बोला जोर से बोलो। उसने कहा, किसने? मैडम ने। ठीक है, अध्यापिका ने। मैंने जोर से बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं सका। ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं कि शर्म आ गई होगी। ठीक है, शर्माते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको अभी स्टेज पर बुला लिया जाए तो आपके पैर कांपने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो वो क्लास में कभी बोलता नहीं था, अकेलापन महसूस करता था। आसपास में फ्रेंडों से भी बातचीत करता ना, तो उसको बोलने का तरीका आ जाता, वो सामने बोल भी सकता था। ठीक है, मेरे होठ सूख गए थे। वो अकेलापन महसूस कर रहा था ना, इसलिए, क्योंकि फ्रेंड से बात करता तो वो खुल जाता था, उसके अंदर का शरीर खुलने लगता था। ठीक है, शायद चिपक गए थे, वो उसको लग रहा था। मैं अपना मुंह खोल नहीं सका। तब अध्यापिका ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने को कहा। अब वहाँ पर तो वो बोल नहीं पाया और ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखेगा। ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड तक गया, सफ़ेद चाक उठाई और ज्यों ही लिखने को हुआ मेरा दिमाग जैसे खाली हो गया था। ठीक है, वो एकदम देखो उसके पैर वगैरह कांपने लग गए थे, वो एकदम निराश हो गया था। मुझे अपना नाम मालूम था, मैं उसे लिखना भी जानता था, किंतु इतने सारे लड़के लड़कियों और अध्यापिका के सामने खड़े होने में मुझे घबराहट हो रही थी। ये आप अपने ऊपर भी लेकर ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो घबरा गया था। लड़का अपना नाम नहीं लिख सका क्योंकि वह अकेला था। अकेला नहीं था, उनके साथ काफ़ी लड़के और लड़कियां थी। डरा हुआ था, ये डरा हुआ, उसमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि उसको कहीं मारा हुआ नहीं था। बीमार था, बीमार भी नहीं था, घबरा रहा था। वो लड़का घबरा रहा था कि मैं लिखूंगा बाकी वाले क्या सोचेंगे। वो होता है, अब खुद पर डिपेंड करो ना, तो खुद भी ऐसे होते हैं, कभी काफ़ी बार ऐसे होता है, अपने साथ भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लड़के के बारे में उचित नहीं है? बेचैन, घबराया हुआ, हिम्मती, दब्बू। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बेचैन, अगर कोई बेचैन हो जाता है तो उससे कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, आगे जैसे घबराया हुआ, अगर घबराया हुआ होता है तो भी वो अभी अभी ऊपर वाला प्रश्न पढ़ा था ना अपने 66 वाला, नाम क्यों नहीं, तो घबराया हुआ है तो वो कुछ लिख नहीं पा रहा, ना कुछ बोल पा रहा है। ठीक है, हिम्मती, हिम्मती होता है तो वो कुछ भी हिम्मत कर लेता है, बोल भी देता है, लिख भी लेता है, सारा समझा भी देता है। ठीक है, दब्बू, अंदर की ओर घुटन महसूस करने वाला, दब्बू दब जाता है, अंदर की अंदर दबता रहता है। ठीक है, तो लड़के के बारे में उचित नहीं है। लड़का बेचैन हो रहा था, लड़का घबरा रहा था, लड़का दब्बू था, लेकिन हिम्मती नहीं था। ठीक है, अगर वो हिम्मत करता तो लिख भी लेता था, लिख भी सकता था, बोल भी सकता था। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा, हिम्मती। ठीक है, उचित नहीं है, नहीं है, इसलिए वो ये तीनों उसके मेल खा रहे हैं, लेकिन हिम्मती वो नहीं था, हिम्मत उसकी नहीं हो रही थी लिखने की। आगे देखते हैं 68 नंबर। अध्यापिका ने बच्चे को अपना नाम कहाँ लिखने को कहा? ये तो सीधा सा उसमें आया था, ए ऑप्शन, ब्लैक बोर्ड पर। मैडम ने उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कहा। तब अध्यापिका ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने को कहा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीधा ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, कॉपी में नहीं कहा, रजिस्टर पे मैंने नहीं कहा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हुआ।
ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 69 नंबर, इस अवतरण के लिए इससे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शीर्षक क्या होगा? अपना नाम कैसे लिखें, कक्षा में पहला दिन, एक कठोर अध्यापिका, एक शर्मिला लड़का। देखो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब इसका शीर्षक आप कैसे बनाएंगे अपने ऊपर लेके बताइए। अगर आप पहले से ही आप उसी स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो आपके कई सारे फ्रेंड बन जाते हैं, कई सारे आपके टीचर भी उसी प्रकार से आपसे विभेद करते रहते हैं कि आप ऐसे पढ़ना आपसे लिंक्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना नाम कैसे लिखें, ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसने नाम ही थोड़ी पूछा था कि अपना नाम लिखो। पहले तो ये भी पूछा था कि आप नाम बोलो, पहले बोल भी सकते तो, लिखने का है नहीं, तो ये शीर्षक नहीं हो सकता। ठीक है, एक कठोर अध्यापिका, वो कठोर अध्यापिका थोड़ी थी जो मार रही थी वो, या वो कुछ उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रही थी। वो एक ही प्रश्न पूछा था कि अपना नाम बताओ, अपना नाम तो खुद बता सकते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब एक शर्मिला लड़का, अब वो एक ही शर्मिला था, बाकी वाले तो थे नहीं। ठीक है, इसलिए शर्मिला लड़का भी नहीं होगा। अगर दूसरे से पूछती ना तो वो भी कह लेती कक्षा में पहला दिन, ये हो सकता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों होगा? ये कक्षा में पहला दिन, जब आप कक्षा में पहली बार जाते हो तो आपका कोई फ्रेंड नहीं होता है। ठीक है, ना ही किसी के सामने आप बोल पाते हो, ना ही किसी के सामने कुछ आप कह पाते हो, ना ही किसी के, अगर 2-3 दिन आप रहने के बाद फिर आपके फ्रेंड बन जाते हैं, एक दूसरे से कॉफ़ी या किताब भी मांगने लग जाते हो, तब आपकी शर्म भंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका शीर्षक बी ऑप्शन होगा। कक्षा में पहला दिन था उसका तो उसको शर्म आ रही थी या घबरा रहा था कि मैं कैसे लिखूं। ठीक है, आगे फुसफुसाया शब्द से क्या अर्थ है? ठीक है, ये आप पर वह फुसफुसाया, मैंने बोला था धीरे से कहना, धीरे से धीरे 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 एकदम कहना कि मेरा नाम हरीश है। आप कुछ भी बोल सकते हो, धीरे से कहना। चुप रहना, चुप नहीं था, चुप रहना तो चुप ही रहना होता है। फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बोलना। जोर से बोलना, जोर से बोलता तो वो मैडम कहती ही नहीं। कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन धीरे से कहा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा 69 वाला आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। ये उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो शीर्षक आप उसके अंदर पूरे का, शीर्षक का मतलब होता है पूरे का सारांश मिलकर एक पाठ का नाम बनाना। ठीक है, कक्षा में पहला दिन था इसलिए वो घबरा रहा था, शर्मिला लड़का था नहीं। ठीक है, शर्मिला पहला दिन था इसलिए शर्म आ रही थी। दूसरा दिन होता, तीसरा दिन होता तो वो सब कुछ बोल देता था। ठीक है, अपना नाम कैसे लिखे ये तो होगा नहीं, और एक कठोर अध्यापिका तो थी नहीं वो। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे थे। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, सभी 2-2 पैसे के हैं। ठीक है, हामिद के पास कुल 3 पैसे है। ठीक है, वह मिट्टी के कमजोर खिलौनों को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी है, इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहाँ उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है, चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उसका हाथ जलता है। यह सोचकर उसने 3 पैसे से एक चिमटा खरीद लिया। ठीक है, तो उसने अपनी माँ की भी बात रखी, माँ को भी काम आने लायक लिया, और ऐसे फालतू की चीज़ें पैसा बर्बाद नहीं किया। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, बच्चे खिलौने कहाँ ले रहे थे? बच्चे कहाँ ले रहे थे? बाजार में ले रहे थे, या पार्क में ले रहे थे, या मॉल में ले रहे थे, या मेले में ले रहे थे? ये सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे थे। तो बाजार नहीं होगा, पार्क नहीं होगा, मॉल नहीं होगा, मेले से होगा, डी ऑप्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, ये आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। यहाँ महमूद सिपाही लेता है, ये आ गया अपना, महमूद सिपाही लेता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बंदर नहीं होगा, सांप नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा खिलौने के बारे में। ठीक है, सिपाही उसने सोचा है। ठीक है, और वकील भी सोचा है, बाकी सब ने पूछा है, तो अलग अलग उसकी। ठीक है, हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे, जिससे वो चिमटा लेना चाहता था दादी माँ के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते थे हामिद के पास कुल 3 पैसे थे यहाँ पर। ठीक है, 3 पैसे थे, तो इसमें भी आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन है बहुत। दादी के लिए उसने क्या खरीदा? उसने चिमटा खरीदा। तवा खरीदा नहीं था, चूड़ियाँ नहीं थी, अंगूठी भी नहीं थी, तो चिमटा ही था, चिमटा खरीदा था। ये आपको पैराग्राफ पढ़ने के तुरंत बाद आपको याद आ जाएगा, कुछ भी हो।
चिमटे को हामिद ने कितने में खरीदा? तो हामिद का चिमटा 3 पैसे में ही खरीदा था उसने, 3 ही पैसे थे उसके, यहाँ पर आप देख सकते हो। यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीदा। कितने पैसे में? 3 पैसे में। 3 पैसे ही थे, उसने 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। आगे देखते हैं 4 नंबर, पैराग्राफ नंबर 4। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। ठीक है, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को, वनों का क्या महत्व होता है उसको न आंका हो। वह विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी है। ठीक है, वनों के निरंतर घटने से इसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही है। ठीक है, साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है पेड़ों से, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। जितना आप काटो उसके दुगुने आप पेड़ लगाओ। ठीक है, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इन्हीं से वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, हवा पे शुद्ध चलेगी। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। ज़्यादा वन होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। ठीक है, वनों के कारण, आगे पढ़ लेते हैं, वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये था अपना पैराग्राफ। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वन लगाना। मूल्य आंकना, मूल्य आंकना मतलब वनों का महत्व समझना। ठीक है, बाकी वाले 3 नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर थी सभ्यता की बात आ रही थी। ठीक है, विश्व की ऐसी कोई सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को आंका हो, न आंका हो। ठीक है, न आंका हो, ऐसी कोई सभ्यता नहीं हो जो नहीं समझती हो कि वन कितना मूल्य रखते हैं, कितना महत्व है उनका। ठीक है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन अपन को देते हैं, पानी वर्षा करवाते हैं, पानी वगैरह का कागज अपन जो पढ़ रहे हैं वो उसकी कहाँ से आते हैं, वो साल की वृक्ष से आते हैं। ठीक है, तो उनको कच्चा माल होता है तो उनको काट कर, उसको कूट कर कागज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वनों का बहुत महत्व है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान और आश्रम का स्थान। आश्रय स्थल देखते हैं अपन इधर। ठीक है, नया का वह विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे। आश्रय स्थल और आज भी है। आश्रय स्थल मतलब रहने का स्थान। ठीक है, रहने का स्थान हो जाएगा, रहने स्थान। वो सभ्यताएं बनी हुई है जहाँ पर पशु पक्षी वगैरह रहते हैं और प्रजातियाँ वहाँ पर पनपती है। ठीक है, तो ये रहने का स्थान हो जाएगा। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बेचना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वनों को फैलाना। ठीक है, संरक्षण उसको बचाना, फैलना। ठीक है, वनों को साफ करना। साफ करना मतलब क्या हो गया? उसकी कटाई कर देना, उसको साफ कर देना। वनों को काटना ये तो होगा ही नहीं। वनों को बेचना, काट कर फिर बेचोगे ना तो ये होगा नहीं। वनों को फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने के सहायक बनकर। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन नहीं लगाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो पर्यावरण फिर किस प्रकार से होगा? ठीक है, फिर पौधे वगैरह, पानी की समस्या आ जाएगी, फिर पौधे बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए वर्षा कराने में सक्षम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। ठीक है, वर्षा कराने की। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? ये अभी ऊपर
हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लो, वनों के कारण, ठीक है, वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल का अमृतधार संजो कर प्रवाहित हो रही है। तो इसका धरती नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, किसान भी नहीं होगा, वनों के हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को लगता है कुछ भी पर्सन, कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो हार्ड हो। आपको बस एक बार समझने और इसको पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़कर, या पहले ऐसा भी कर सकते हो, पहले प्रश्नों को पढ़ो, फिर आप इस अनुच्छेद को पढ़ो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिट आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टेस्ट था कल वाला, तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं होगा आपके लिए। वो आप सोच रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, मैंने समझा दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।